अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान। जुम्मे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया है और हमारी इसोफेगस की डिज़ीज़ की आलमोस्ट ये लास्ट डिज़ीज़ है। इसके बाद इसोफेजियल परफोरेशन है, जो हम लोग बाद में कभी डिस्कस टाइम मिला तो तब करेंगे डिस्कस। फ़िलहाल हम लोगों ने डिस्कस करना है इसोफेजियल कैंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि ये 8th मोस्ट कॉमन कैंसर है और बुरी खबर है मर्दों के लिए कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है। ठीक है, मैन के अंदर टाइप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर मैन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। अब वो चाय का कप पकड़ के बोलो वुमेन, हाँ हाँ हाँ। क्या रेशो है? 3:1। अच्छा, एज ऑफ ऑनसेट क्या है? किस एज के अंदर ये कैंसर हो सकता है? 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज। और USMLE ही कर रही हो आप तो आपको बताता चलो, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ एडिनोकार्सिनोमा एंड सेकेंड इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब चूंकि हम लोग एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होता है। एडिनोकार्सिनोमा है मोस्ट कॉमन US के अंदर। इसोफेजियल कैंसर की जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना एडिनोकार्सिनोमा US के अंदर, वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। वर्ल्ड वाइड है। USA में आप लोगों को एडिनोकार्सिनोमा का ख़तरा है, बाकी दुनिया वालों को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का ख़तरा है। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? इटियोलॉजी। अच्छा, अब कॉजेज़ भी 2 किस्म की हैं। एक एक्सोजिनस है, जिनका कोई ऑर्गन या सिस्टम से लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरी है एंडोजिनस, जो इनबॉर्न है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर है, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। एक्सोजिनस के अंदर है स्मोकिंग, सिगरेट बना लेते हैं यहाँ पे, ये धुआं हो गया, ये ऐश हो गया और ये फ़िल्टर हो गया। और दूसरी चीज़ है पेशेंट ने अपना वेट ही कंट्रोल नहीं किया, ओबीस हो गया, ये देखें, ये पेट हो गया जी माशाल्लाह, ये पेशेंट। अच्छा जी, एंडोजिनस कॉज के अंदर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट से रिलेटेड है। एक तो उसकी एज हो गई है, ओल्डर एज का पेशेंट है, 50+ हो गया। उसके बाद गर्ड हो रहा है, गर्ड नहीं बल्कि गर हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है। तीसरी चीज़, रिफ्लक्स हो के पेशेंट की जो इसोफेगस है वो अब हो गई है बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस गर्ड के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं 2 टाइप्स, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, एडिनोकार्सिनोमा कहाँ पे होता है? लोअर इसोफेगस के ऊपर, लोअर इसोफेगस, ठीक है। मोस्टली इन लोअर इसोफेगस में होता है। उसके अलावा इसकी क्या कॉजेज़ होंगी? इसकी सेम यही कॉजेज़ हैं। ये इटियोलॉजी एडिनोकार्सिनोमा की इटियोलॉजी है। ये एडिनोकार्सिनोमा की इटियोलॉजी स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, एंडोजिनस कॉज के अंदर ओल्डर एज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स और बैरेट इसोफेगस, ठीक है। लोकलाइज कहाँ पे होता है एडिनोकार्सिनोमा? लोअर 1/3 में, ठीक है। अब उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है बैरेट इसोफेगस को समझें, क्योंकि लोअर 1/3 पे है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैरेट इसोफेगस
होती है, ठीक है, जिसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम रिप्लेस हो जाती है कलमनर एपिथेलियम के साथ और गोबलेट सेल। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को डिस्कस कर लें। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसके कौन से एंडोजिनस, पहले एंडोजिनस कर लेते हैं फैक्टर्स, फिर एक्सोजिनस कर लेते हैं। एंडोजिनस के अंदर पेशेंट की एज वहाँ पे 50 to 60 ईयर्स थी, यहाँ पे 60 to 70 ईयर्स है। और पेशेंट को क्या है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम। अच्छा, अब ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। और पेशेंट को एक लेजिया मैंने आपको बता दिया था, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का एबनॉर्मलिटी होती है। प्लमर विल्सन सिंड्रोम ट्राइएड होता है, डिस्फेजिया का, अपर इसोफेजियल वेब्स का और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, ठीक है। ट्राइएड आप लोगों ने लिख लेना, याद कर लेना। डिस्फेजिया होगा, इसोफेजियल वेब्स बन जाएंगे, अपर इसोफेजियल वेब्स होंगे और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। और ये रिस्क फैक्टर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। उसके बाद एक्सोजिनस रिस्क फैक्टर्स के अंदर हम लोग देख लें क्या होता है कि पेशेंट क्या कंज्यूम कर रहा है, शराब पी रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है साथ, ठीक है, पार्टीज़ में जा रहा है। और क्या कर रहा है, डाइट वो कंज्यूम कर रहा है जिसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, ये हॉस्टल का कोई बॉय भी हो सकता है। और हॉट बेवरेजेस कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद कंज्यूम कर रहा है बारबेक्यू, ठीक है, नाइट्रोमाइन एक्सपोजर, फिश वगैरह खा रहा है, मीट खा रहा है। और कौन सा रिस्क फैक्टर है, एक्सोजिनस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा की एटियोलॉजी भी देख लिया, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की एटियोलॉजी भी देख लिया हमने, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। अच्छा, अब ये लोकेट कहाँ पे होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये लोकलाइज्ड होता है अपर 2/3 ऑफ इसोफेगस में। इसकी आप लोगों ने जो मेन पॉइंट याद रखने हैं ना, वो यही है कि इसका जो रिस्क फैक्टर्स है ना, वो अल्कोहल, स्मोकिंग और उसके अलावा डाइट रिच इन मीट और डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करेगा, बाद में मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी इसकी, ये आपके पास कैसे आएगा। या तो ये पेशेंट आएगा डिस्फेजिया के साथ, आपके पास एक बंदा है, वो कहेगा डॉक्टर साहब खाना नहीं गुजर रहा, या खाना जब मैं निगलता हूँ तो मुझे दर्द होती है, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, यानी कि खाना निगलने में मुझे मुश्किल पेश आ रही है। या उसके अलावा वो कहेगा जब मैं खाना निगलता हूँ तो मुझे ये जो हड्डी है ना छाती की, इसमें बेचैनी होती है, इसके पीछे बेचैनी होती है, ठीक है, रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट। ये तो है अर्ली साइंस के अंदर ये डिस्फेजिया वगैरह आएगा। अच्छा, अब पेशेंट ने ये चीज़ें ना इग्नोर की हैं, उसने ना ये चीज़ें इग्नोर कर दी, अब उसका कैंसर हो गया है एडवांस, ट्यूमर जो है ना वो एडवांस हो गया। अब वो कैसे आएगा, वेट लॉस होगा पेशेंट को, क्यों, खाया ही नहीं जा रहा उससे, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो, क्या होगा, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया, यानी कि मैं भी आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का, एज वेल एज ओडाइनोफेजिया, पेनफुल स्वालोइंग होएगी, ठीक है। खाना खाता है, एक तो निगला नहीं जाता, डिफ़िकल्टी होती है, और दूसरी चीज़ उसे पेन हो रही है साथ। और उसके अलावा एडवांस केस के अंदर रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट के साथ पेशेंट आएगा। और क्या होगा, सर्वाइकल एडिनोपैथी, ये क्या होती है ये भी बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। एडिनोपैथी सर्वाइकल, इसमें ये होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, उनका नंबर, उनका साइज़ और उनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है,
इन्फ्लेमेशन के अंदर हो सकता है ये, ठीक है, मलिग्नेंसीज के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम लिम्फ एडिनोपैथी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे लिम्फ एडिनोपैथी दूसरा नाम इसका यही होता है। उसके अलावा पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या परसिस्टेंट कफ। अच्छा, आप खुद सोचें कि एक इसोफेगस है, ट्रैकिया के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है उसके उसके अंदर अब एक ट्यूमर बन गया हुआ है। अब वो क्या करेगा? अब वो आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर एक तो प्रेशर लगाएगा, एक वो अपनी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की कंसिस्टेंसी है, उसकी जो नेचर है, उसका जो फंक्शन है वो पूरी तरह सर अंजाम नहीं दे पाएगा। अब एडवांस स्टेज के अंदर और तीसरी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? एक तो प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया है ना, एक वेट लॉस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया। तीसरी चीज़ क्या है? अपर जीआई ब्लीड के साथ आएगा पेशेंट, अपर जीआई ब्लीड। अब ट्यूमर है, उसने इन्वेड तो करना है, मिकोजा को भी करना है, सब मिकोजा को भी करना है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? वॉमिटिंग ऑफ ब्लड के साथ, हेमेटोमीसिस के साथ। या पेशेंट वॉमिटिंग नहीं कर रहा तो वो स्टूल्स में ब्लड पास करेगा, ठीक है, डार्क टारी स्टूल्स पास करेगा। एडवांस एजेस के अंदर ही ये पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, अर्ली स्टेजेस के अंदर नहीं होता। अच्छा, अब डायग्नोसिस कैसे करनी है हमने? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर बार बार आ रही है, ये देखें इसोफेगस के अंदर, ये देखें एक ट्यूमर ग्रो हुआ पड़ा, ये देखें, ये नॉर्मल म्यूकोजा चेक करें यहाँ पे कैसे रेड रेड है, ठीक है, और ये देखें एक न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर, इधर देखें ये कितना ख़तरनाक है। ये नॉर्मल म्यूकोजा चेक करें आप, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये देखें ये कोई नई चीज़ ही बनी हुई है, ये इस बायोप्सी की हुई है, मैं देख रहे हैं आप? अच्छा जी, इसके बाद अब इसे डायग्नोज कैसे करना है? डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या हैं, हमने डायग्नोसिस कहाँ पे कैसे करना है? डायग्नोस्टिक्स, अब ये कैसे करनी है? मैं पिछले 3-4 वीडियो से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, EGD, या आप इसे एंडोस्कोपी कह लें, इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। इसके साथ लेंगे बायोप्सी, हम करेंगे, ठीक है ना, चंक्स लेंगे, ये कन्फर्मेशन टेस्ट है, ठीक है, इससे ही कंफर्म होता है कि ये इसोफेजियल कैंसर है या कोई और चीज़ है। इससे इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए। एक तो डायरेक्ट हम ट्यूमर देख लेते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइज कर लिया हमने ट्यूमर को। दूसरा हमने क्या कर लिया, अब जो ये सस्पिशियस लीजन है ना, इसकी हमने बायोप्सी के लिए सैंपल ले लिया, ठीक है। इसके बाद और कौन सा टेस्ट है जो हम कर सकते हैं? बेरियम स्वालो। इसोफेगस का कोई भी मसला आ रहा है ना, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ रही है, आपने बेरियम स्वालो करना है, एक्स्ट्रा बोनस नहीं चाहिए भाईजान, मैसेज आ रहा है। अच्छा, इंडिकेशन कब है इसकी? अगर स्ट्रक्चर बहुत एडवांस हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है इसोफेगस की, ठीक है, इसोफेगस के अंदर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं, ये इसोफेगस जा रही है, ये देखें ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, यहाँ पे इसे नीचे से दोबारा ड्रा करते हैं, ये देखें ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। या ट्रैकिया के साथ मैंने बताया ना, प्रेशर सिम्टम्स भी आएंगे ट्रैकिया के ऊपर, या इसने ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्चुला बना लिया ट्रैकिया के साथ, सीटी करवाएंगे ना जब, तो ये आ गया ट्रैकिया आगे की तरफ, और ये आ गया इसोफेगस, ये बना होगा, ये फिस्चुला बना होगा, यहाँ पे कैविटी होगी, ठीक है। अब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी बेरियम स्वालो के अंदर, ठीक है, मेरी वीडियो के अंदर ये मैं नोटिस किया है कि मैं जो चीज़ यानी कि जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, मैं उसके आगे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बताता हूँ, मतलब कि डायग्नोसिस जो टेस्ट कर रहे हैं ना उसके पॉइंट्स बताना शुरू कर देता हूँ। मैंने देखा नहीं है कि शायद कोई बताता हो या इस तरह एक्सप्लेन करता हो, तो मैं ये अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, ये चीज़ मैंने देखी थी कि लोग नहीं एक्सप्लेन करते, तो ये इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि 1.5x पे करके देख लें, या इसको वैसे ही आप समझने की कोशिश करें।
अच्छा, अब बेरियम स्वालो करवा लिया, स्ट्रक्चर की फाइंडिंग्स मैंने बता दी हैं कि इस तरह होगा और फिस्टुला की फाइंडिंग ऐसे होंगी, ठीक है। ये अब क्या होगी, एप्पल कोर लीजन नज़र आएगी, एप्पल कोर लीजन। अच्छा, आपने सेब खा लिया, ये देखें सेब खा लिया, सेब वैसे होता है, ये ऐसे होता है सेब, ठीक है, और इसके दरमियान में बेस होती है जहाँ पे सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब आपने सेब खा लिए, ठीक है, ये बची है, इस तरह की एक लीजन होगी जिसे हम कहते हैं एप्पल कोर लीजन, ठीक है। मुझे डायग्राम मिलती है कहीं से तो मैं दिखा देता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे प्रोक्सिमल डायलेशन है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्टीनोसिस आ गई है, ये स्टीनोसिस है, ये डायलेशन है, ठीक है। इसे कहते हैं एप्पल कोर लीजन। और इसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स आएंगी, एसिमेट्रिकल इर्रेगुलर इसोफेजियल बॉर्डर्स बेरियम स्वालो में। क्यों भाई आएंगे, किस तरह इस तरह क्यों नज़र आएंगे, एक तो हमने बेरियम स्वालो किया, ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर को इन्वेड किया, जब बेरियम वहाँ पे पहुँचेगा तो वो जो सिमेट्री चेंज हुई होगी वहाँ पे, क्योंकि मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया हो जाता है तो कैंसर होता है ना वहाँ पे, तो इस वजह से पेशेंट एसिमेट्रिकल इर्रेगुलर इसोफेजियल बॉर्डर शो करेगा। अब उसके बाद स्टेजिंग कैसे करनी है हमने, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है हम करवाएंगे सीटी चेस्ट प्लस एब्डोमेन। सीटी स्कैन से हमें पता चल जाएगा स्ट्रक्चर्स भी हैं, फिस्टुला बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, और ट्रैकियो इसोफेजियल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी डालेंगे अंदर, उसके साथ साउंड प्रोब लगी होती है, वो इमेजेस लेना शुरू कर देती है, ठीक है। ये इन्वेसिव टेक्निक होती है। उसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेजिंग के लिए, ब्रोंकोस्कोपी। अच्छा, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी। ये हो गए हमारा डायग्नोस्टिक्स, हमने डायग्नोस कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग पैथोलॉजी के लिए। पैथोलॉजी एडिनोकार्सिनोमा की, ये क्यों होता है, बैरेट्स इसोफेगस की वजह से होता है, बैरेट्स इसोफेगस, ठीक है। बैरेट इसोफेगस हाई ग्रेड, अम्मी आता हूँ, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, इसके अंदर जो ग्लैंड एडिनोकार्सिनोमा है ना, तो इसके अंदर ग्लैंड फॉर्म्स होंगे, ठीक है। जो ट्यूमर होगा वो ग्लैंड फॉर्मिंग ट्यूमर होगा, जिसके डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स होंगे। कौन कौन से ग्रोथ पैटर्न्स होंगे, या तो वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, या पैपिलरी ग्लैंड्स होंगे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, या मिक्स होंगे, ट्यूब्यूलो पैपिलरी। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक नई चीज़ बन गई है बॉडी में, ये रूल है कि कोई भी नई चीज़ बन रही है उसको निकाल दो। पहले तो देखना है कि हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया बैरेट इसोफेगस है कि नहीं, हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया इज़ अ रिवर्सिबल मतलब कि वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैच्योर सेल की इनटू अनदर सेल्स, ठीक है। मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन याद रख लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल इनटू अनदर सेल टाइप, ठीक है, जो नेटिव नहीं होता। पहले हमने देखना है हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया है बैरेट इसोफेगस के अंदर या नहीं, अगर तो है
तो फिर लीजन को हमने लोकलाइज करना है। ठीक है, लीजन लोकलाइज कर लिया। अच्छा, अगर तो लीजन लोकलाइज नहीं होती और हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया है और लीजन लोकलाइज नहीं है, तो मतलब चूंकि अब ये मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल गलती से निकल गया मेरे मुंह से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम लोग क्यूरेटिव मतलब कि ट्रीटमेंट होगा कि क्योर कर दें पेशेंट को। अब इसको कैसे क्योर करना है, अगर लीजन लोकलाइज है या नहीं है, ठीक है, हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया मिल गया है आपको, अगर लोकलाइज है फिर तो सर्जिकल रिसेक्शन करनी ही करनी है। और अगर लीजन लोकलाइज हो गई है और ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया, ट्यूमर का साइज़ बड़ा है, साइज़ इंक्रीजेज, तो हम करेंगे न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी। ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब समझने के लिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट गोल क्या है हमारा, कि क्योर करना है हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया को इन बैरेट इसोफेगस, और लोकलाइज लीजन है जो मतलब कि आगे जिसने ना ट्रैकिया को इन्वेड किया ना हमारी इंटीरियर चेस्ट वॉल को इन्वेड किया। ठीक है, हमने देख लिया कि एक्सटेंड कितना है, सिर्फ वो लोकलाइज है इसोफेगस के अंदर। ये मेरे वर्ड्स के ऊपर आप गौर कर लें। हमने देख लिया हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया है, उसके अलावा लीजन लोकलाइज हो गई है, ट्रैकिया के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उसके अलावा इसने स्किन के साथ कोई लोकलाइज मतलब कि स्किन को इन्वेड नहीं किया, एक्सटेंड नहीं हुआ, इंटीरियर चेस्ट वाल को एक्सटेंड नहीं किया, सिर्फ लोकलाइज इन इसोफेगस। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें मिल गई हैं हमें, इसके लिए हमने करनी है सर्जिकल रिसेक्शन। सर्जिकल रिसेक्शन के अंदर क्या करना है हमने, हमने करनी है SMR, सब मिकोजल रिसेक्शन। जो मिकोजा है ना, सब मिकोजा उसको निकाल लेना। ठीक है, या उसके अलावा हमने क्या करना है, सब टोटल अगर ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है, या टोटल ईसोफेजेक्टमी, ईसोफेगस ही निकाल देनी है, या पूरी निकाल देनी है या आधी निकाल देनी है। और उसके अलावा फिर वो ईसोफेगो गैस्ट्रो एनास्टोमोसिस कर देते हैं, ईजी एनास्टोमोसिस। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और वो एक्सटेंड हो रहा है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट का मतलब होता है कि ये वो स्टेप है जो सर्जरी से पहले, सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी, हमने पेशेंट को कीमो भी देनी है और रेडिएशन भी देनी है। किस लिए देनी है, टू श्रिंक हिज ट्यूमर साइज। ठीक है, साइज ट्यूमर का छोटा करने के लिए हम लोग पहले देंगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अगर एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी होगा तो इसका मतलब है सर्जरी के बाद देंगे हम लोग इसे। न्यू एडजुवेंट मतलब सर्जरी से पहले देंगे। अच्छा, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। सब मिकोजल रिसेक्शन, सब टोटल इसोफेजेक्टमी या टोटल इसोफेजेक्टमी या कीमो रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस लिखते हैं रेड से। कॉम्प्लिकेशंस रेड से लिखते हैं, क्या हो सकता है, एक तो ये स्टीनोसिस करा देगी, इसोफेजियल स्टीनोसिस। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, अब हम सर्जिकल रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर के दौरान क्या हो सकता है, लीक हो सकती है, सब मिकोसल सेक्शन के दौरान ज़्यादा इंजरी हो जाएगी तो लीक हो सकती है इसोफेगस। ठीक है, एनास्टोमोसिस जो हमने बनाई है, जो मैंने आपको बताया इसोफेगो गैस्ट्रो एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोटिक लीक हो सकती है या स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद और क्या फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या पेशेंट को रिफ्लक्स स्टार्ट हो गया। अब देखें, आपने एक चीज़ निकाली है तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, तो ये वो कॉम्प्लिकेशन हैं जो हमने इसोफेजेक्टमी या सब मिकोजल रिसेक्शन के बाद करना है। या डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, अब डंपिंग सिंड्रोम को मैं एक्सप्लेन करता चलो यहाँ पे, कि डंपिंग सिंड्रोम डिसफंक्शनल या बाईपास्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन है डिसफंक्शनल
पाइलोरिक स्टीनोसिस की, पाइलोरिक स्फिंक्टर की, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम गैस्ट्रेक्टमी करते हैं ना, स्टमक निकाल देते हैं, ये इसके बाद जो स्टमक जो कंटेंट्स होता है ना वो रैपिडली एम्प्टी होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्टमक के अंदर, अब देखें हमने, ये इसोफेगस है, ये आ गया हमारा स्टमक, ठीक है। यहाँ पे ट्यूमर पड़ा है, हमने ये जगह निकाल दी है, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जगह हमने निकाल दी है। अब हुआ क्या है, अब हमने इस जगह को उठाया है, स्टमक के साथ प्लेस कर दिया, ठीक है। स्टमक का ये आ गया, ये पार्ट आ गया। अब जिस जगह को निकाला है वो यहाँ पे मैं उसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जगह देखिए, ये स्टमक ऊपर आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, नेस्टोमोस बनाई है ना यहाँ पे, नेस्टोमोस कर दिया यहाँ पे, तो जो भी खाना होगा उसे स्टमक के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी इसके अंदर, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। एक तो अर्ली हो सकती है, एक हो सकती है लेट। इसके अलावा और तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, प्रोग्नोसिस देख लेते हैं एज इट इज ट्यूमर। तो इस तरह इसका प्रोग्नोसिस जो है ना, ये कोई मर्दों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 3:1 के हिसाब से चल रहा है ये, तो प्रोग्नोसिस इसका पुअर होता है, जनरली पुअर। वजह क्या है, ये जो इसोफेजियल कैंसर है ना, इसके बड़ा अग्रेसिव कोर्स होता है। कोर्स क्यों अग्रेसिव होता है, इसोफेजियल वॉल के अंदर सिरोज़ा नहीं होती, सिरोज़ा प्रोटेक्ट नहीं करती, सिरोज़ा एब्सेंट होती है इन इसोफेजियल वॉल। और दूसरी वजह क्या है अग्रेसिव कोर्स होने की, पेशेंट प्रेजेंट ही एडवांस एज के एडवांस सिम्टम्स के साथ करता है। अर्ली जब कैंसर होता है तब तो डायग्नोसिस होती नहीं है ना, एसिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स एडवांस हो जाते हैं तो पेशेंट जनाब जी फिर आके प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है। तो ये है हमारा इसोफेजियल कैंसर जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि गैस स्टमक को डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बॉवल्स को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। ये सारा कवर कर देगा आपका एमएलई का स्टेप हो या प्लैब का पेपर हो या आपने एमबीबीएस का कोई एग्ज़ाम देना हो। ये कंप्लीट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की एसोसिएशन किसके साथ है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एंडोजिनस एक्सोजिनस एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एंडोजिनस एक्सोजिनस वो मैंने सारे बता दिए हैं। पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर लेगा अर्ली स्टेज के अंदर, एडवांस एज में कैसे करेगा, या आपने हिस्ट्री में सवाल पूछने हैं पेशेंट से, जो मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा प्रोग्नोसिस भी डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफिज़।